नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। 29 जुलाई को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है और इस बैठक को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। जेडीयू के तमाम नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है इस बैठक के जरिए सीएम नीतीश बहुत बड़ा संदेश देने वाले हैं। उसे इस रूप में समझ सकते हैं कि भाजपा पर दबाव बनाने की एक बड़ी कोशिश हो सकती है। यही नहीं, इस बैठक में जेडीयू कई ऐसा प्रस्ताव पेश करने वाली है जो बीजेपी की गले की फांस बनने वाली है। इसके अलावा इस बात की संभावना भी जताई जा रही है कि इस बैठक में जेडीयू के नेता जेडीयू का उत्तराधिकारी पर भी बात कर सकते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का मकसद क्या है, एजेंडा क्या है और क्या कुछ होने वाला है। संतोष जी। देखिए, कहने को तो ये जनता दल यू की अनौपचारिक बैठक है। साल में 2 बैठक किसी भी पार्टी को अनिवार्य है। चुनाव आयोग को पूरी रिपोर्ट देनी होती है, साल में 2 बैठक करनी होती है। उसी लिहाज से ये दूसरी बैठक है कि साल पूरा होने वाला है, साल में 2 बैठक, 6 महीना पर एक बैठक हो जाती है तो है। लेकिन नीतीश कुमार एक तीर से कई शिकार करते हैं। कहने को तो ये अनौपचारिक बैठक है और नीतीश कुमार अगर मुस्कुराते भी हैं तो संदेश देते हैं और नज़र भी फेरते हैं तो संदेश देते हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, लोग कहते हैं। तो नीतीश कुमार ने ये बैठक पिछली बार जब बैठक किए थे, अब तो ललन सिंह को हटाने का प्रस्ताव आ गया और खुद कमान संभाल लिए। उससे पहले भाई कि मुख्यमंत्री के काम में परेशानी होती है तो आरसीपी को बनाए, फिर ललन को सिंह को बनाए। जब जैसन तब तैसा काम करते हैं नीतीश कुमार। तो अभी जो बैठक है इसमें मूल रूप से अनौपचारिक बैठक है, बस रूटीन बैठक है, लेकिन बैठक से वो देश की राजनीति में एक बड़ा संदेश देने जा रहे हैं। और बैठक में लोगों को बात कहने की आज़ादी है, लोग अपनी बात कहेंगे। जी। पहली तो बात तो है कि भाजपा पर प्रेशर डालना। एक तो है कि विशेष राज्य का दर्जा जो बरसों पुरानी मांग है वो मांग उठेगी। विशेष राज्य का दर्जा ना तो विशेष पैकेज की मांग उठेगी। प्रस्ताव पारित करके बिहार के हक की बात की जाएगी, बिहार का जो हक है वो दिया जाए। जीएसटी का पैसा हो, प्रोजेक्ट जो रुका हुआ है, कई प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, उन सब का पैसा रिलीज़ करने को। तो दिल्ली में बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मैसेज दिया जाएगा और भाजपा पर प्रेशर बनाया जाए कि ये चीज़ की। एक बात मेन अहम बात है कि भाई नीतीश कुमार नवंबर में विधानसभा चुनाव कराना चाहते हैं। तो वो उसी की तैयारी है कि बैठक के माध्यम से एक संदेश दिया जाएगा और बैठक में होगा कि भाई जल्द से जल्द जो भारत सरकार की हिस्सेदारी और प्रोजेक्ट की मंजूरी दी जाए ताकि बिहार सरकार उस पर काम कर सके और घोषणाएं हो जाए और उसके बाद चुनाव में जाए। फिर 5 लाख नौकरी की बात है, देने की बात है बिहार में। चुनाव से पहले नीतीश कुमार 5 लाख वैकेंसी निकाल कर जाना चाहते हैं कि तेजस्वी अगले विधानसभा चुनाव में नौकरी के एजेंडा तेजस्वी नहीं उठा सके। तो कई प्रकार के मुद्दे हैं और दिल्ली में एक मुद्दा अभी काफ़ी चर्चा में है जोर शोर से, जो नीतीश कुमार के सुपुत्र की राजनीति में एंट्री की। जी। तो नीतीश कुमार की जो राजनीति रही है तो वो तो इसको सीधा नकारेंगे, वो आने का नहीं। लेकिन मांग जब उठने लगी है पार्टी के अंदर, लोग चर्चा करने लगे हैं, तो कार्य समिति की बैठक में भी कोई ना कोई व्यक्ति अपना प्रस्ताव देगा, डिमांड करेगा और इन किन प्रकारेण कहा जाए तो निशांत की भी राजनीति में एंट्री होगी। अभी नहीं हो, आज नहीं हो, कल हो, कल नहीं हो, परसों हो, लेकिन उनकी होनी है। या तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार यही कारण है कि नीतीश कुमार ने सेकेंड लाइनर कोई तैयार नहीं किया है। जी जी जी।
जदयू में एक भी सेकेंड लाइनर नेता नहीं है कि नीतीश के बाद कौन पार्टी का कमान संभालेगा। मतलब एक तरह से अपने बेटे के लिए रास्ता साफ रखें। रास्ता साफ उन्होंने कर दिया है कि स्थिति ये है कि आज ऑल इन वन नीतीश कुमार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही रहेंगे, मुख्यमंत्री भी वही रहेंगे, चुनाव का टिकट भी वही बांटेंगे, विधानसभा का, लोकसभा का टिकट भी वही बांटेंगे, सीटों का बंटवारा तालमेल के लिए भी वही बात करेंगे, मंत्री कौन बनेगा वही बात करेंगे, विशेष राज्य का दर्जा की भी वही बात करेंगे, पैकेज की भी वही बात, टोटल चीज़ ऑल इन वन नीतीश कुमार है। सेकेंड लाइनर कोई है ही नहीं। एक आरसीपी तैयार हुए थे तो वो भी भाजपा में चले गए, उपेंद्र कुशवाहा भी तैयार हुए, वो भी चले गए। आज स्थिति जदयू की है, ये है कि आज नीतीश कुमार स्वास्थ्य बेहतर नहीं कहा जा रहा है। अगर उन्हें कुछ होता है, भगवान न करे ऐसा कुछ हो, तो उसके बाद कौन देखने वाला है। जदयू पूरी तरह से टूट जाएगा, बिखर जाएगा, आधे उधर जाओ आधे इधर जाओ बाकी मेरे साथ आओ वाली स्थिति होगी। जैसे ही नीतीश जी के हाथ से बागडोर निकलेगी तो जो सवर्ण वोटर हैं, जो भाजपा माइंडेड हैं, वो बीजेपी की तरफ चले जाएंगे, जो पिछड़े और दलित हैं वो आरजेडी तरफ चले जाएंगे। तो उसे रोकने के लिए आप जान लीजिए नीतीश के बाद विकल्प के रूप में निशांत की एंट्री होगी। वही हैं जो पार्टी की कमान संभालेंगे और उन्हीं के आने के बाद पार्टी एकजुट रहेगी, कोई कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि जो वोट बैंक है, नीतीश कुमार के बाद दूसरे किसी के नाम पर गोलबंद नहीं होगा, उनके बेटे के नाम पर भले गोलबंद हो जाएगा। जो देश की राजनीति रही है, बिहार की राजनीति रही है, तो मुझे लगता है कि 29 तारीख की बैठक के बाद भी इस पर चर्चा होगी और आज तो गांव-गांव में चर्चा शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है एक बड़ा मैसेज और बड़ा संदेश बैठक में होगा। हाँ, आपने कहा कि नीतीश कुमार जो है प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ही ये बैठक बुलाई है और बीजेपी पर दबाव बनाना है, लेकिन इस प्रेशर पॉलिटिक्स में एक और चर्चा का जो है राजनीतिक गलियारों में कि प्रस्ताव तो बहुत सारे आने हैं, लेकिन जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है कि सांप्रदायिकता पे प्रस्ताव आ सकता है। इसके क्या मायने हैं? इसके जरिए नीतीश कुमार बीजेपी को क्या संदेश देना चाहते हैं? कि मैंने कहा ना, नीतीश कुमार एक तीर से कई शिकार करते हैं और वो कुछ नहीं बोलेंगे, दूसरे से बुलवाएंगे, डिसीजन उन्हीं का होगा, लेकिन वहाँ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस लोग करेंगे, उनसे कहवा देंगे कि भाई ये निर्णय हुआ है, सांप्रदायिकता से हम लोग समझौता नहीं करेंगे, धर्मनिरपेक्षता, संविधान को की बातों के प्रति चलेंगे, संविधान की अवहेलना बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई अल्पसंख्यक हमारे देश के नागरिक, अल्पसंख्यक समाज का हित पर ध्यान देना होगा। तो इस तरह की कई बातें वो कहेंगे और कहवाएंगे और यही उनकी राजनीति रही है, यही उनकी पॉलिटिक्स रही है, वो इसी राजनीति के तहत करते रहे हैं। और मुझे लगता है कि कई प्रस्ताव लाएंगे और जो भी प्रस्ताव लाएंगे वो भाजपा पर वो प्रेशर उसका बनना तय है, आप जान लीजिए। क्या लगता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार अगर जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठक में सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता पे अगर प्रस्ताव पास किया जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि उन्हें जो है मुस्लिम वोट खिसकने का डर भी है। इस डर से इस तरह के प्रस्ताव लाए जाएंगे और इसके ज़रिए बीजेपी पर ये दबाव बनाया जाएगा कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमें दिक्कत हो। देखिए, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का जो रहता है, हमेशा प्रेशर पॉलिटिक्स किए हैं नीतीश कुमार, चाहे आरजेडी के साथ रहे हों, चाहे बीजेपी के साथ रहे हों, हमेशा अपने मन की करते हैं। वो सुनते सबकी हैं, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उन्हें क्या टारगेट है, उनका कहाँ जाना है, वो पहले से वो तय कर लेते हैं, उससे वो समझौता नहीं करते हैं। उन्हें दिल्ली जाना है तो किस प्लेन से जाना है कि ट्रेन से जाना है, वो पहले तय कर लेते हैं। डिस्कस सबसे करेंगे, लेकिन जो पहले तय कर चुके हैं उसी रास्ते जाएंगे। और आप देख रहे होंगे उनके 20 साल की राजनीति में वो कोई स्थिर नहीं, कभी नहीं रहे हैं। वो हमेशा उनका है कि भाई एक होता है ना कि घर वाली और बाहर वाली का कॉन्सेप्ट, कि वो उनका कॉन्सेप्ट रहा है। भाई एक पार्टी में है तो दूसरे पार्टी से जो नेता हैं उनसे वो दूसरे पार्टी के नेताओं से संपर्क में हमेशा रहते हैं। उनके बारे में विजय कृष्ण जी बताते हैं कि बोलते थे कि दिग्विजय सिंह से ठीक है ना, राजपूत हो तो उनसे संबंध बनाए रखना, वो काम देगा आगे चल करके दिग्विजय सिंह से। तो उसी तरह से
जब इधर आए बीजेपी के साथ हैं तो आरजेडी के लोगों से अपना बातचीत वो जारी रखते हैं, आरजेडी में आते हैं तो बीजेपी के लोगों से अपना बात जारी रखते हैं, कांग्रेस के लोगों से बात जारी रखते हैं। हमेशा आप देखते होंगे वो राष्ट्रपति का चुनाव जब भी आता है तो जिस पार्टी के साथ रहते हैं उसके विपरीत वो वोटिंग करते हैं। आप देख लीजिए एनडीए के साथ थे, प्रणब मुखर्जी खड़ा हुए तो उन्होंने प्रणब मुखर्जी को वोटिंग किया, वो संदेश दे दिया कि अब हम रास्ता पर तलाश रहे जाएंगे। उसके बाद फिर आरजेडी के साथ थे तो रामनाथ कोविंद बने उम्मीदवार हुए तो उन्होंने रामनाथ कोविंद बीजेपी को समर्थन दे, वो संदेश दे दिए कि हम उधर जाएंगे। फिर उसके बाद अभी जब आई बारी द्रौपदी मुर्मू तो फिर वो द्रौपदी मुर्मू को वोटिंग किए। तो ये उनका एक मैसेज रहता है, वो हमेशा वो अपना राह पकड़ के चलते हैं हमेशा। आप देखिएगा फिर राष्ट्रपति का चुनाव आएगा फिर वो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के साथ जाएंगे, आप देखिएगा। तो उनकी रणनीति रही है हमेशा एक दरवाज़ा खुला रखते हैं वो कि निकलने का रास्ता साफ हो हमेशा। संतोष जी, आपने कहा कि जो निशांत के लिए रास्ता साफ रखा है नीतीश कुमार ने, तो नीतीश कुमार निशांत के लिए रास्ता भले ही साफ रखे हों, लेकिन जो जेडीयू के महत्वाकांक्षी लीडर हैं विजय चौधरी, अशोक चौधरी, संजय झा जैसे लोग जो चाहेंगे कि जेडीयू पे हमारा कब्जा हो, वो क्या निशांत की राह में रोड़ा नहीं बनेंगे? अच्छा एक बात बताइए, संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी की क्या हैसियत है? संजय झा की क्या हैसियत है? अरे भाई वो भाजपा के रहमो करम पर पहले थे, आज नीतीश के रहमो करम पर हैं। क्या अकेले खड़ा हो करके वो मुखिया का भी चुनाव जीत सकते हैं क्या? किसी पार्टी से समर्थन लेके ही जीत सकते हैं। उसी प्रकार अशोक चौधरी का है। भाई नीतीश जी से हट के चाहे किसी पार्टी से हट के अकेले खड़ा होकर कोई जीतने की हैसियत है क्या? विजय चौधरी का वो सब बस नीतीश जी के हाँ में हाँ मिलाते हैं, फिर जो बनेंगे उसके हाँ में हाँ मिलाएंगे। देखिए अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है पार्टियाँ, चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, चाहे लोजपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सब एक होता है ना कि एक मॉल है और एक जैसे कांग्रेस और भाजपा मतलब एक मॉल की तरह है, वहाँ सब तरह के हैं भाई, मॉल का डिसीजन ऊपर से आता है। और आरजेडी, जेडीयू, लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब छोटा एक दुकान हो गया। जो दुकान का मालिक है बस वो नहीं रहेगा तो उसका बच्चा उसको संभालेगा और उसी के नाम पर दुकान चलेगी, दूसरे के आने से दुकान नहीं चलेगी। तो आप देखिएगा जिस प्रकार से कर्पूरी ठाकुर के बाद रामनाथ ठाकुर ने सत्ता संभाली थी, नीतीश जी के बाद निशांत कुमार को सत्ता संभालना मजबूरी होगी और वो निश्चित संभालेंगे। जी जी जी। तो जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई अहम प्रस्ताव लाए जाएंगे और ये प्रस्ताव भले ही जेडीयू के दूसरे या अलग अलग नेता पेश करेंगे, लेकिन इसके पीछे या यूँ कहें पर्दे के पीछे नीतीश कुमार होंगे और अपने प्यादों के जरिए वे ये प्रस्ताव हवा में उछलवाएंगे और फिर इस पर उनकी मौन सहमति होगी और बोलने का काम ये प्यादे ही करेंगे, जिसके जरिए बीजेपी पर दबाव बनाया जाएगा और निशांत का राह आसान किया जाएगा। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार जरूर दें। धन्यवाद।